नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। पहलगाम की जो हृदय विदारक घटना थी, मतलब समझिए कि वो जो घटना थी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। फिर उसके बाद बहुत सी बातें हुई और बातों के बाद बैठकें हुई, बैठकों में बहुत से निर्णय हुए और अब ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो एक्शन मोड में है। 5 बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान से संबंधों के बीच कि कैसे उनसे संबंध कैसे रखे जाएं। संबंधों को लेकर जो 5 बड़े फैसले हैं, वो फैसले तो आपको हम बताएंगे ही, अपने डिटेल जो पैकेज होगा उसमें दिखाएंगे ही। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी एक बड़ी बैठक हुई और वहाँ भी उन्होंने कुछ निर्णय लिया। लेकिन बात यही है कि दोनों के बीच जब ये कुछ हो रहा है तब इससे असर क्या पड़ेगा। और जो ऐसी बड़ी आतंकी घटना हुई है, मतलब अपने तरह की एक विचित्र आतंकी घटना हुई है, अपने तरह की एक अनोखी आतंकी घटना इस रूप में हुई है जहाँ पर कि धर्म पूछकर मारा गया, नाम पूछकर मारा गया और भी बहुत सी बातें कही गई। कुछ बातें तो ऐसी भी आ रही थी जिसमें बताया गया, किसी पीड़िता ने बताया कि कहा गया कि अपने मोदी को बता देना या मोदी को बता देना, ऐसा भी कुछ कहा गया था। चलिए, अब वो सब तो निकल चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। असर कितना पड़ेगा और असर छोड़िए, इससे क्या होगा। ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो लगातार इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं, लगातार मत कहिए, कई बार जो आते हैं, क्या उन पर रोक लगेगी, चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। बैठक के बाद सिंधु नदी जल समझौता रोके जाने समेत 5 अहम फैसले लिए गए। सबसे पहला फैसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाए। दूसरा फैसला है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाए। भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंड्स वाटर ट्रीटी को भी रोक दिया है। चौथा फैसला यह है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। पांचवा और अहम फैसला है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। वहीं गुरुवार को भारत में एक्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान सरकार का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। उधर खबर है कि भारत इन कड़े फैसलों के ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में तीनों सेनाध्यक्ष भी शामिल हुए, जिसमें भारत सरकार की तरफ से लिए फैसलों को लेकर चर्चा की गई। देश की जनभावना और आवश्यकता को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से ये जन भावनाओं के अनुरूप कि जिस प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कर रहे हैं और पहलगाम में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। पहलगाम की घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी बिहार की धरती से आतंकियों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी की ओर से दिया हिंदी का संबोधन ही आतंकियों को सख्त संदेश देने के लिए काफी था। फिर भी उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस को संबोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया कि दुनिया इस बात पर ध्यान दे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम की घटना को लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ नजर आ रहा है और शायद इसलिए दिल्ली में आयोजित CWC की बैठक में सबसे पहले पहलगाम आतंकी घटना पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं कि देखिए हजारों लोग वहां थे, लेकिन एक भी सुरक्षा में कोई जवान वहां तैनात थे? कोई सीसी कैमरा लगा था? जितने भी आपके पास मीडिया में जो आ रहा है, वो वहां के जो बचे हुए लोग हैं वो अपना वीडियो शूट करके खुद बना के जो अपलोड किए हैं, वही आप चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में वही चल रहा है। इसका मतलब वहां सीसी कैमरा भी नहीं था, सरकार की ओर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप जो सुरक्षा के दावा जो कर रहे हैं वो खोखले साबित हुए। पहलगाम की घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार पाकिस्तान को लेकर जिस कूटनीति से काम कर रही है, क्या उससे देश में फैल रहा गुस्सा कम होगा या फिर एक बार फिर देश सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़े इंतकाम से शांति मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा, हमने विस्तार से सारी बातें बताई हैं। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। KS चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। KS चौहान जी स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ KK शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसी पूरी रिपोर्ट है, क्या क्या रोक लगी है, सबसे बड़ा जो इसमें विषय है का जो सिंधु जल संधि है वो स्थगित करने की बात की गई है, जो 19 सितंबर 1960 को हुई थी। अब इसमें पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच ये संधि हुई थी। अब इसमें मुख्य ये है कि 3 नदियों का अधिकार भारत को दिया गया, 3 नदी का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया कि उनके जल का प्रयोग कर सकते हैं। रावी, व्यास, सतलज भारत के पाले में आई, पक्ष में आई, और सिंधु झेलम चनाब पर पाकिस्तान का। और ये कहा जाता है कि अगर ये संधि निरस्त की जाती है तो पाकिस्तान की करीब 80% खेती है वो इनसे ही होती है, सिंधु झेलम चनाब से ही ये पूरी खेती होती है। 80% जल संकट, हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी कहा गया है कि अगर ये सिंधु संधि निरस्त की जाती है तब उसे एक प्रकार का युद्ध माना जाएगा, स्टेट ऑफ वार कहा है, ये माना जाएगा। ये सारे विषय हैं सामने। ठीक है, वीज़ा पर रोक लगा दी गई है, वापस जाने के लिए कहा गया 48 घंटों के भीतर। अपने डिफेंस एडवाइज़र्स बुलवा लिए गए हैं और यहाँ से डिफेंस एडवाइज़र जाने को उन्हें कहा गया है। पर्सोना नॉन ग्रांट जो कहा गया है, अवांछित घोषित किया गया है उन्हें। तो ये सारे विषय हैं। क्या लगता है इससे? शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा, KK शर्मा जी, क्या लगता है इससे कि कुछ इससे फर्क पड़ने वाला है, बड़ा फर्क पड़ने वाला है? क्या पाकिस्तान घुटने पर आएगा इससे, इतना कुछ अगर होता है तो? शर्मा जी। सबसे बड़ा जो है वो संधि को, समझौते को जो है रद्द करने का मामला है जी। इसको रद्द होने से, जैसे आप बता रहे हैं कि 80% खेती, इसके साथ ही साथ जो आप लाहौर और ये कराची, मुल्तान, ये सब बड़े शहर हैं, यहाँ बिजली संकट पैदा हो जाएगा, बिजली उत्पन्न करने में दिक्कत होगी, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए इन शहरों में पानी दिक्कत हो जाएगी। और 3 नदी जो भारत को मिला, 3 पाकिस्तान को मिला और 6 जो है वो भारत से ही शुरू होता है। तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तानी मीडिया में आप देखेंगे लगातार इसको लेकर एक चिंता भी देखी जा रही है और आक्रोश और भारत के खिलाफ बातें कही जा रही है। एक टॉप वार इसको बता रहे हैं उनको। तो ये किसी बड़े युद्ध से कम निर्णय नहीं है, इसको देखना चाहिए। किसी देश के पानी, जैसे गांव में अपन पानी पसौरी बंद कर देते हैं, उसी तरह की स्थिति है यहाँ पे कि किसी को, देश को पूरी तरह पानी ना मिले। इतना बड़ा निर्णय इससे भी समझा जा सकता है कि 1961 में और 1975 इन युद्धों के बाद भी ये निर्णय नहीं लिया गया था, जो अभी 26 निर्दोष लोगों के मारे जाने के बाद मोदी सरकार ने निर्णय लिया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी स्वयं जो आज जिस लहजे में, आप कभी उसको इस तरह से आम सभा में अंग्रेजी में
भाषण देते नहीं सुने हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने जो बात कही है वो एक बहुत बड़े तेवर को दिखाता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगेगी, कभी भी कुछ भी वहां हो सकता है, ये स्थिति है। और कुल मिलाकर के ये है कि ये भारत के लोग चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के जो बातें आ रही, पूरे देश से एक बात आ रही है, लेकिन युद्ध के हालात को एक दबाव बनाना है और कि युद्ध से बड़ा डिसीजन इसको मानना चाहिए जो भारत सरकार ने कल रात को लिया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के जो पाकिस्तान की ओर से जो बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ विपक्ष में भी यही बात होती है कि ऐसी घटनाओं के बाद सबूत मांगे जाते हैं, आरोपी कौन है ये पूछा जाता है। यही बातें पाकिस्तान की ओर से भी कही जा रही है कि सबूत कहाँ है, बिना सबूत के हमारे ऊपर आरोप लगा दिए। इसको तो उन्होंने अपने भारत सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये उनके अपनी खुद के ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहे हैं वो। इस तरह से पाकिस्तान के भीतर मीडिया में एक हलचल भूचाल मचा हुआ है कहा जा सकता है। सरकार और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भारत सरकार के इस रवैये को लेकर एक दहशत की स्थिति है और वहां पे जिस तरह से बॉर्डर में एक तनाव बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि युद्ध के हालात जैसी स्थिति है। और पहले जिस तरह से भारत ने जवाब दिया है, पाकिस्तान एक डरा समा हुआ है और लेकिन उसको एक विश्वास भी बार बार वहां दिखाया जा रहा है कि चीन हमारे साथ खड़ा है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलता है, यदि वो रोक देंगे तो भारत में हाहाकार हो जाएगा। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विश्व बैंक की उपस्थिति में जो ये समझौता हुआ था इसको फिलहाल स्थगित किया गया है। क्या इसको भारत आगे जाके रद्द कराने में सफल होगा और इससे भारत के जो सीमावर्ती राज्य है कह सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की सिंचाई और पानी की सुविधा बेहतर हो जाएगी। ठीक है अभिमन्यु जी, मैं आप पास लौटता हूँ। अभिमन्यु जी, ये जो पूरा है किस रूप में देखते हैं? हालांकि जब ये हमला होता है उस समय ये जो पूरी बातें आती हैं, जैसा एक दृश्य बनता है और एक जैसा कहिए एक वातावरण बनता है जिस प्रकार का, वो आप सबने देखा होगा। उसके बाद जब ये निर्णय आता है, सरकार ऐसे ठोस कदम उठाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लहजे में बात कर रहे हैं वैसा लगता है कि कभी पहले शायद कभी ऐसा सुनने को मिला हो। वो लहजा, वो गुस्सा दिख रहा था। अभिमन्यु जी नमस्कार। शर्मा जी को नमस्कार। और सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बहुत अंजलि करना चाहूंगा जिसके लोग भी वहाँ अपने जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो घायल हैं गंभीर रूप से वो जल्द स्वस्थ हो, यही हम कामना करते हैं। देखिए बहुत बड़ा हमला है और जिस प्रकार से आप बता रहे थे इस बात को आपने रेखांकित भी किया कि ये अलग किस्म का हमला है। हर समय इस प्रकार के हमले नहीं होते। नागरिकों को मारा गया, ना कोई वो सैन्य बल था, ना कुछ था, इस प्रकार की चीजें नहीं थी। आया गया, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, मारा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके अलावा इससे यही शक बनता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्लान का ही हिस्सा है और ये आतंकवादियों का क्या प्लान है, वो किस प्रकार की जो एक भड़काने वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं या क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं वो तो इंटेलिजेंस समझेगा। लेकिन वाकई में ध्यान देने वाली चीज है, हम हर चीज के बारे में सोचेंगे। जिस प्रकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं, हमने तो पहले दिन ही कहा था 22 तारीख की शाम को ही हमने सर्वदलीय बैठक की बात करी थी जो कि आज बुलाई भी गई, हम शामिल हुए और सारी बातें की गई। देखिए पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि जिस प्रकार से हमारा क्या हाथ है, तो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में किसका हाथ है सबको ही जानते हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। और पाकिस्तान शुरुआत से ही आतंकवाद का कैसे डर रहा है और कैसे उसने पालन पोषण आतंकवाद से किया है, ये पूरी दुनिया जानती है, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की रैली की बात कर रहे थे, उनके लहजे की बात कर रहे थे, बिल्कुल दिखना चाहिए, गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत व्यू ऐसा है कि इस समय में चुनावी रैली होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि वहां स्टेज में बैठ के जो नीतीश कुमार जी के बीच में और उनके बीच में हाथी की टोली चल रही थी, वो सब देख के ऐसा समय में उचित नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री और ये भी सीएम है एक राज्य के, तो उसके अलावा और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो पहलगाम है बहुत एक सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है पूरे कश्मीर में, त्रिस्तरीय सुरक्षा वहां पे लागू है। इसके बाद हम देखें कितना लंबा रास्ता पार करके इतने सारे आतंकी जो है वहां पे अपना ठिकाना बनाए और उसके बाद पूरी प्लानिंग के हिसाब से जो उन्होंने ये सब इसको अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं सब तरह से हर तरीके के सवाल होने चाहिए, इंटेलिजेंस से भी सवाल होने चाहिए। वहाँ की क्योंकि जो वहाँ की सुरक्षा है सीधे केंद्र के अधीन है, उनको भी सवाल होने चाहिए, एनएसए से सवाल होने चाहिए, बहुत सारे सवाल।
लेकिन तत्काल में जो है, जो पाकिस्तान का थ्रेट है, सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है, उसका निपटारा करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें कैसे हुई, क्या गलतियां हमसे हुई, ये आगे चल के बैठ के चर्चा की जा सकती है, ये कोई वैसा विषय नहीं है। लेकिन अभी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान को किस तरीके से टैकल किया जाए। बिल्कुल सिंधु से जो समझौता खत्म किया गया है, बहुत अच्छी बात है। और भी बाकी जो फैसले, जो भी मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं, बिल्कुल हम उनके समर्थन में हैं। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त रवैया पाकिस्तान के प्रति अब अपनाना चाहिए। और अब कुछ न कुछ तो कार्रवाई पीओके को भी लेके अब हो जानी चाहिए। ठीक। और बाकी देशों का भी चूंकि समर्थन हमें मिल सकता है इस समय में, और मिलना भी चाहिए। ये जो हरकत की गई है, नापाक हरकत, इससे कोई समर्थन नहीं कर सकता पूरे दुनिया। जी नहीं, इसमें बयान भी आ चुका है बाकायदा, बहुत से देशों का आया, राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है, उसमें रूस भी है, अमेरिका भी है, सारे लगभग सारे देश हैं। केश चौहान जी, सीधे सीधे बात बता दीजिए, जवाब दे लीजिए जो कह रहे हैं। सिक्योरिटी पर भी बात कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय, वहाँ पर त्रिस्तरीय कहिए, 3 लेयर की सुरक्षा है, ये जो तमाम बातें मंजू जी कह रहे हैं, जवाब दे लीजिए। दो चीजें जी। सबसे पहली बात तो ये जो इस विभाग से करना है, इसमें क्या, ये पूरे हिंदुस्तान पे दाग है, पूरे हिंदुस्तान पे चकमा लगा है। जब वो मौत हुई, जब वो शहीद हुए, तो सिर्फ 26 परिवार नहीं रो रहे, हिंदुस्तान क्या हो रहा था। उस दिन सिर्फ 26 परिवार नहीं सोया था, बहुत सारे और परिवार नहीं सोए। आज जो हम बात करते हैं कि कोई हुनर बनाए और किसी के साथ बच्चे थे, वो बच्चे रात को कैसे सोते, ये बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके भी होते होंगे, हमारे सबके होते होंगे, हमारे दर्शकों को भी। राजनीति की है ही नहीं, ये राजनीति की नहीं है बात, ये देश के सिस्टम की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, देश के सिस्टम की बात है। और इसमें कोई सरकार विपक्ष में हो और कोई भी सत्ता में हो, जवाब तो जो आतंकी हैं, जो करवा रहे हैं, उनको देना ही पड़ेगा, और कड़े से देना पड़ेगा। और ऐसा देना पड़ेगा कि आगे से ये लोग ऐसी हरकत करने से बारे में 100 बार सोचें। बात ये 26 की नहीं है। आज कांग्रेसी नेता अभिमन्यु ने जी ने तो इस चीज का समर्थन भी किया है कि ये जो कार्रवाई की गई है बहुत बड़ी अच्छी की गई है, और इससे भी बड़ी कार्रवाई मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उनके सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, उनके मुंह से 2 फुट शब्द नहीं फूटे कि ये जो कार्रवाई की गई है वो अच्छी कार्रवाई। और इसके बाद आप बोलते हो कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 209 लोग ट्रेन हादसे में, ट्रेन बम ब्लास्ट में गए, मारे गए थे 6 में, तब क्या था? तब वहां पर सीसीटीवी कैमरा था। उसके बाद जब 26 2008 को 3 हमले हुए, 3 हमले हुए 2008 में हमारे यहाँ, उसमें सबसे हमला था 26/11 का। तो क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे थे और उसमें आपने बहुत कुछ कर दिया? उसके अक्षरधाम में क्या किया आपने? इसका मतलब क्या है? कि हमारे को इस हमले में भी शक है, शर्म चाहिए। आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो, लेकिन हम आपका व्यू समझ रहे हैं कि आप किस व्यू से बोल रहे हो। इसमें भी राजनीति, शर्म करो, शर्म से दूर मरो। ये भारत की अस्मिता की बात है। कोई आप पार्टी के पहले नहीं हो, पहले भारतीय हो। तो ये तो बोलते हैं कि क्या हम क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, और क्रिकेट अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, और राजनीति अपनी जगह है। नहीं, आप क्रिकेटर से पहले, खिलाड़ी से पहले भारतीय हो। क्यों नहीं बंद करना चाहिए क्रिकेट, और क्यों नहीं बंद करना चाहिए सिंधु को पानी? और भी कड़े रुख अपनाना चाहिए, और जो हम अपनाएंगे तो भी अपनाएंगे। जैसे हमने पहले भी जवाब दिया है, ये
सरकार नहीं है कि कबूतर छोड़ देती है, ये सरकार ने चीते छोड़ दी है, और चीता एक आध रह जाए तो दुश्मन घर तक छोड़ने आता है चीते को। ये सरकार है, और इस सरकार ने सबको दिखा दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है, सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जी बिल्कुल। मैं चौहान जी मैं लौटता हूं आपके पास, एक बार और मैं थोड़ा सा एक और प्रश्न ले लूं, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटूंगा मैं। के शर्मा जी एक बात बताइएगा, ये तो पूरी बातें हो रही हैं, इस बीच एक जो ये भी एक अलग जो प्रकार का बताया है, जैसा भी मन्नू जी से भी चर्चा हो रही थी वो भी कह रहे थे, ये अलग प्रकार का पूरा घटनाक्रम है जिस तरीके से सब किया गया। हालांकि देखिए जो इंटेलिजेंस फेल्योर की बात होती है ना, तो मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था, इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है कि घटना जब हो जाती है तब पता चलता है कि ये घटना होनी थी और हुई है, इसकी प्लानिंग थी। ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं होती हैं जो इंटेलिजेंस रोक लेता है और आपको पता नहीं चलता कि उसे रोक लिया है, क्योंकि वो हुई ही नहीं। भाई हो जाती है तब आपको पता चलता है ना। तो अधिकारी रजाई ओढ़कर सो नहीं रहे हैं, वो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो अपना जीवन जिन्होंने झोंक दिया है, कभी भेष बदल कर, कभी कुछ, कहीं कैसे किस दुरूह स्थिति परिस्थिति में, शायद आप नहीं समझ सकते कि वो कर क्या रहे हैं। तो आप मान के चलिए जो 95% घटनाएं रोक ली जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। अगर उनकी भी सूची दी जाए ना, तब आप कहेंगे अरे अच्छा ये 95 ये रोक लिया गया। वो 5 जो हो जाती हैं ना, वो आपको पता चलती हैं। हालांकि इंटेलिजेंस इतना मजबूत होना चाहिए, वर्कफोर्स इतना बड़ा होना चाहिए, उनकी क्षमता दक्षता इतनी होनी चाहिए कि ये भी ना हो। यही मतलब एक कहिए सुरक्षित देश की निशानी तो यही है। लेकिन जो बार बार इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल लगाए जाते हैं ना साहब, तो पानी मत पीजिए। आप क्या कर ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर, थोड़ा सा सोच लीजिए आप। चलिए सड़क की सुरक्षा सोच लीजिए कितना कर लेते हैं आप। चलिए शर्मा जी, एक प्रकार का अलग ये एक विषय देखने को मिला है। ये आतंकी घटना होती है, लेकिन इसका स्वरूप कुछ और होता है। नाम पूछकर मारा जाता है, धन पूछकर मारा जाता है। कुछ प्लानिंग चल रही है क्या विदेशों से, कुछ प्लानिंग, या फिर ऐसी कोई प्लानिंग कि देश का वातावरण, टाइमिंग भी देखिए थोड़ी सी, इस पर मैं कल भी चर्चा कर रहा था। टाइमिंग भी वैसी है कि वक्त को लेकर देश में वैसे ही कई जगह कुछ दृश्य सामने आ रहे हैं। शर्मा जी देखिए, ये जो घटना हुई है उसको लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के 5 दिन पहले का जो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं रह सकते, इस तरह से जो भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद ये आतंकी घटना होना एक चीज, और हिंदू पूछ करके मारना, नाम पूछ करके किसी की हत्या कर देना, ये एक अलग प्रकार की घटना इसलिए कही जा रही है। दूसरी चीज है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है, और लोकतांत्रिक सरकार वहां पे जिस ढंग से रन कर रही है 370 हटने के बाद, तो पाकिस्तान के सीने में क्या आग लगी होगी इसको समझा जा सकता है। और जो आप बता रहे हैं, लगातार वहां पे आतंकी वहां पे प्रवेश की घटनाएं आती हैं, सेना सीमा को सील करने, तमाम प्रकार की कार्रवाई, लेकिन जब आतंकी पकड़ाते हैं तो हम उस ढंग से उसको नहीं देख पाते कि आज 2 आतंकी पकड़ा है, 4 आतंकी पकड़। जब घटना हो जाती तब हमको सरकार पर या सेना पर उंगली उठाते हैं। जिस तरह से हत्या की घटना, तमाम प्रकार की घटना है, इंटेलिजेंट रोड लूट के लिए कुछ लोग तैयारी करते हुए पकड़ाते हैं तो बड़ी खबर नहीं बनती है, लेकिन लूट को अंजाम देने के बाद वही एक बड़ी खबर बन जाती है। इसी स्थिति को लेकर के है। तो इंटेलिजेंट फेल्योर वाली बात जो है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से घटना तो हुई, जैसे आप भी बोल रहे हैं, हम भी वही चीज कहना चाहते हैं कि जो घटना हुई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गई है। इसके लिए उनके आका कौन है, ये तो 2 मिनट में सबको समझ में आ जाता है कि इसके पीछे आतंक जम्मू कश्मीर में है, तो उसके पीछे आतंकियों को श्रेय देने वाला, या वहां से सेना के हथियार लेके यहां तक आने वाली बात जो बात आ रही है, ये जो है वो पाकिस्तान के सेना और सरकार के समर्थन से हो रहा है। ये स्पष्ट दिख रहा है। जो हमारी केंद्र सरकार है, लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी हुई है, और वो स्पष्ट रूप से जो बात कर रही है उसके साथ पूरा देश खड़ा होना, और आज जिस तरह सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर खड़े हैं, ये एक भारत की मजबूती को दिखाता है। भारत एक बड़ा देश हो चुका है आज के समय में, विश्व के बड़े बड़े देश, एक बड़ा बाजार है भारत, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आज पाकिस्तान के ऊपर जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है, वो एक सोचने वाली बात है कि भारत की ताकत को इसके साथ ही मैं मन्नू जी के पास से एक बार, मन्नू जी से एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि मन्नू जी को कुछ देर बाद जाना है, 7:30 बजे शायद आपको कहीं जाना है। मन्नू जी,
आप जवाब दे लीजिए। अब कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं शर्मा जी से बात कर लूँ। आप जवाब दे लीजिए अभिमन्यु जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सवाल की बातें हैं, उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता था। भूपेश बघेल जी ने सवाल नहीं किया है, सवाल वहाँ के लोगों ने भी किए जिनके साथ घटी है। एक महिला का वीडियो सामने आया जो कह रही थी, जो सवाल कर रही थी कि 1.5-2 घंटे हमारे ऊपर और लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई अंधाधुंध, उसके समय तक फोर्सेस कहाँ थी? तो ये सब सवाल पूछना स्वाभाविक है। आप उसमें नहीं कह सकते कि आप ये कर रहे हैं या गद्दारी कर रहे हैं। और दूसरा, मैं ये भी बात ऐड करना चाहता था 26/11 की, क्योंकि बात निकाली चौहान जी ने तो मुझे याद आया। 26/11 को यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने सरकार के साथ खड़े होने के बजाय ताज के सामने, होटल ताज के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भरपूर आरोप लगाए सरकार के ऊपर, फोर्सेस पर आरोप लगाए कि पूरी सेनाएं जब बॉर्डरों पे सेना के अंदर में है तो फिर कैसे हुआ। उसके बाद राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार के ऊपर भरकस आरोप लगाए, लेकिन पाकिस्तान को एक शब्द नहीं कहा। आज जब ये स्थिति हुई है तो ये चाहते हैं कि हम खड़े रहे साथ में, तो हम तो खड़े भी हैं। हम तो सर्वदलीय बैठक की बात करते, सारी चीजों की बात कर रहे थे। मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले आखिरी में कि आंतरिक अपनी व्यवस्थाएं हैं वो हम चर्चा करके सुधार सकते हैं, आपस में चर्चा की जा सकती है, वो बात है। लेकिन हालांकि सबसे पहले तो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करना ही विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात को चाहिए कि केवल एक बात और बता दीजिएगा, एक बात और बता दीजिएगा अभिमन्यु जी, एक बात और जोड़ रहा हूँ, बता दीजिएगा। ये सवाल मैं पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा चौहान जी, लेकिन इसमें आपने एक CWC का आपका एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें कि आपने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर किया है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आपने सब कुछ इसमें कहा है, लेकिन आप जो अंतिम पैरा में यहाँ पर कहते हैं, आप ये कहते हैं, लेकिन यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग कर अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्यता, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाना चाह रही है, बहलाने के लिए कर रही है, जबकि इस समय सबसे अधिक आवश्यकता एकजुटता की है। मतलब ये सारे आरोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण, वैमनस्यता, अविश्वास, ये सब फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पर्टिकुलर कौम के ऊपर जो आरोप करके और उससे वैमनस्यता फैला के अपनी गलती छुपाना चाह रही है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। यहाँ इस प्रकार की बातें करने की जरूरत नहीं। और छत्तीसगढ़ भाजपा के पोस्ट के ऊपर पूरे देश भर में बात चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने वो जो फोटो थी मृत व्यक्ति की जो धर्म पत्नी थी बगल में बैठी हुई, उस फोटो का कार्टूनीकृत वर्जन जो है अपने फेसबुक हैंडल में डाला भाजपा छत्तीसगढ़ में, और उसमें यह लिखा कि जात नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, याद रखिएगा। तो इसे याद रखिएगा क्या मतलब था? माने आप उसको याद रखवाना चाहते हैं या इस चीज को, या आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि अलग अलग हो जाए, इस प्रकार का कोई विभाजन आ जाए हिंदू मुसलमान के बीच? तो ये सारी चीजों के हम खिलाफ हैं। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के जो सोशल मीडिया में जो लिखा गया है खास करके छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी की मौत पर आप उसका कार्टून बना रहे हो, उस लाश का कार्टून बना रहे हैं आप, उनकी स्थिति समझिए, उनकी तकलीफ समझिए। तो ये सारी चीजों का हमारा विरोध। ठीक है, जवाब दे लीजिए चौहान जी, यही सवाल। सबसे बड़ी बात तो ये कार्टून से एक चित्र से मैसेज, उसको आप कार्टून बोलेंगे, कार्टून पे हास्यास्पद नहीं, कार्टून बनाया गया, वो चित्र के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है। अगर आप चित्र को कार्टून बोलते हैं, हास्यास्पद बोलते हैं, तो मेरे को आपकी समझ पे संदेह है। दूसरी बात, अब आपने बोला कि ध्रुवीकरण कैप्शन लिखा, बताइएगा, सुन लीजिए। आपने बोला कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं, किस चीज का ध्रुवीकरण कर रहे हैं? आप सीधा कल से लेकर आज तक डिबेट में नहीं बैठे और उसके बाद आपका वक्तव्य नहीं आया कल। क्यों नहीं आया? क्यों? मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय सारे नेताओं का वक्तव्य आया। 22 तारीख को कांग्रेस कमेटी का वक्तव्य आ चुका था। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। अभिमन्यु जी मैं आता हूँ। अभिमन्यु जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, छोड़िए ना, कहिए जी। हाँ कहिए चौहान जी, कहिए। मैं ये बोल, आप लोग वोट की राजनीति के लिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते, मेरी बात ये है, और इसीलिए आप लोग कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हो। क्या क्यों दोगे? आपकी राजनीति वहां से चालू होती है, आपकी राजनीति वहां पर खत्म होती है। अगर ये बोला गया है कि याद रखिए, तो क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि चालू कौन किया? आतंकियों ने चालू किया। कौन होते हो आप? धर्म के बारे में, किसी एक धर्म के बारे में भड़काने वाले आप होते कौन हो? और हम ना बोले, क्यों नहीं बोले? क्यों एकजुट नहीं होना चाहिए? क्यों बोलो? और क्यों सारी कौन को गलत बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है क्या? क्यों बोलेंगे आप?
बैठने की बात नहीं है, ये घूमने की बात नहीं है। ये वोट मांगने की बात है चौहान जी, आप स्वयं भी जानते हैं इस बात को। इसको बिहार चुनाव में भुनाया जाएगा, इसको और चुनाव में भुनाया जाएगा। ये गलत बात है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए अभिमन्यु जी, क्या है कि अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर भुनाने वाली बात है तो आप भुना लीजिए ना, आप क्यों अवसर गंवा रहे हैं? अरे आप भुना लीजिए। अरे चुनाव तो जीतने के लिए लड़े जाते हैं ना। आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है। तो आप भुना लीजिए, आप क्यों अवसर गंवा रहे हैं? ठीक है, मैं आपको अतिरिक्त समय दूंगा अभिमन्यु जी, थोड़ा सा सुन तो लें क्या कह रहे हैं, सुन लें। आप चाहेंगे तो अतिरिक्त समय, वो तो आपने कहा था कि आपको कहीं जाना है, इसलिए मैंने कहा कि आप पहले कह लीजिए। जी चौहान जी, क्या है ना, बात आएगी ही नहीं समझ में कि कौन क्या बोल रहा है, या फिर आप कहेंगे तो एक दो विंडो लगाकर मैं वर्सेस लगा दूंगा बीच में। कल से ये लोग डिबेट में नहीं बैठ रहे, कल से कोई डिबेट में नहीं है। कहाँ है तुम्हारा राहुल गांधी? इसके बाद जाएगी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी वोट की राजनीति वहां से चालू होती है। ये चौहान जी यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ कहाँ बोलना था? वो तो आतंकवादियों के खिलाफ बोलना था। ये चेहरा सामने आ गया कि आतंकवादियों ने जो किया कृत्य, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, बात इस पर है। जी जी चौहान जी कहिए। जी ये बात वहीं पर आ जाती है। उस चीज का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, मुस्लिम और हिंदू। ये मेन सेंटर पॉइंट है। इस आतंक का मेन सेंटर पॉइंट मेन पॉइंट ये था, इसके खिलाफ कैसे बोलते थे, और इसके खिलाफ नहीं बोलना था, इस वजह से कल से डिबेट में नहीं बैठे और कल से कोई वक्तव्य नहीं आया। 1% भी राहुल गांधी ने बोला क्या कुछ? 1% भी उन्होंने बोला कि ये आतंकी हमला नहीं हो सकता था अगर यहाँ के लोग वहां पर नहीं आते। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक तरफा क्या बोलते हैं, इस चीज का विरोध नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोलता उन्होंने विरोध नहीं किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ लोग इस चीज का समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे एक दो दृश्य आए हैं। आसाम में एक नेता गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता होगा मन्नू जी। और भी कुछ हुआ है ऐसा? वो तो हुआ है, वहाँ के लोकलाइट मरे हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो जबरदस्ती के समझ लीजिए नफरत फैलाने का काम है। ऐसी कौन सी कंट्री है? सिर्फ वोट की राजनीति, वोट की राजनीति, वोट की राजनीति। देश इतना झुलसा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उनके खिलाफ आप कड़ा रुख नहीं अपना सकते, उनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते? आज ये बताइए मेरे को, ये गुजरात, पंजाब और राजस्थान की सरहदें भी मिलती हैं, लेकिन वो वहां से क्यों आए? वहीं से क्यों हमले होते हैं? आप बोलते हैं फेडरल है, उस समय कहा गया था? महाराष्ट्र था ना, महाराष्ट्र में आतंकवादी घुसे थे, दिल्ली में घुसे थे, वहां पर इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, हैदराबाद में घुसे थे, वहां पर इंटेलिजेंस ट्रेनिंग क्या कर रहा था? 2004 से 2014 की बात बोल रहा हूँ मैं। कहाँ गया था आपका इंटेलिजेंस ट्रेनिंग? 2008 में 3 हमले होते हैं, कहाँ गया था आपका इंटेलिजेंस ट्रेनिंग? क्या कितने नीचे गिरेंगे चौहान जी, कितने नीचे गिरेंगे? और क्यों नहीं बोलेंगे? आपको आज राजनीति समझ में आती है और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हो, इस वजह से आप राजनीति करते हो, सिर्फ और सिर्फ। जी के शर्मा जी, एक जो बात आती थी, हालांकि इस बात का तो मेरे ख्याल से कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बात फिर से इस पर बात हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में, आतंकवाद का धर्म होता है क्या, ये बड़ा एक विषय बना हुआ था जिसमें मैं पढ़ रहा था अभी हाल ही में। तो इस घटना ने कुछ गढ़ा है क्या? देखिए, आतंकवादी यही चाहते हैं कि देश में किसी तरह अराजकता का माहौल बने और हिंदू मुसलमानों के बीच में, जैसे आपने पहले ही कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर बंगाल में कुछ स्थानों पर इस तरह से तनाव की स्थिति, हिंसक घटनाएं हो रही है, इन सब का लाभ उठाने के लिए क्या इस ढंग से, जिस तरह से पाकिस्तान के सेनाधिकारी कहते हैं, उसके बाद आतंकी इस तरह से धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो देश में एक जो एकता की भावना है, जो धार्मिक एकता दिखाई देती है, विभिन्नता में एकता है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का ये प्रयास है। और राजनीतिक दल जिस ढंग से, इस ढंग से
आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो आतंकवादी अपने मंसूबे में सफल हो रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर पहलगांव के लोगों को देखिए, जो इनकी रोजी रोटी इन्हीं पर्यटकों या हिंदू रहे या देश, उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस सबको समझा जा सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से तो कुल मिलाकर के वहां भी मुसलमान है, लेकिन वो हिंदुओं के किस तरह से कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की विचारधारा होती वहां पे तो इस तरह से सामने नहीं आते। वो सहयोग करने के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर तमाम प्रकार के सहयोग की भावना भी वहां देखने को मिल रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग जांजगीर से गए थे, उनके लिए भी बात आई। हेलो, उनका भी समर्थन करने वाले जो कपड़ा बेचने यहाँ आते हैं, उनके उन्होंने किस ढंग से तमाम प्रकार की बातें देश में अच्छे उदाहरण भी है, उसका भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक जो घोड़े वाले था, घोड़े वाले ने कैसे खुद कहिए कि अपनी जान दी, वो भी एक विषय था जो स्थानीय व्यक्ति था। फाइनल कमेंट, मैं अब चर्चा को विराम दूंगा। फाइनल कमेंट चौहान जी। उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम पार्टी के नहीं, हम किसी कम्युनिटी के नहीं, सबसे पहले हम भारत। बिल्कुल। भारत के धरा ने हमारे जो के रखा हुआ है, भारत की धरा ने हमारे को पाला, भारत की धरा से ही हम कमाते हैं, हम जीवन यापन करते हैं। तो सबसे बड़ा दायित्व जो है वो हमारा भारतीय होने का है इस देश के प्रति। हम ये भूल हम कौन सी कम्युनिटी के, हम ये भूल जाए कि हम कौन से दल के, लेकिन उसको छोड़ के, भारत देश को छोड़ के हम विपक्ष की एक कम्युनिटी है, उसको एक राजनीतिक दल है, हम उसके लिए हम दूसरे दल के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, तो ये नहीं है। और जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली में छेद नहीं कर सके। हम अगर यहाँ की रोड को आते हैं, हम यूज करते हैं, हम यहाँ के चावल लेते हैं, हम यहाँ की मातृ बंधन योजना का फायदा उठाते हैं, हम अगर यहाँ की मुफ्त शिक्षा लेते हैं, अगर हम यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज लेते हैं, हम यहाँ की सुरक्षा लेते हैं, हम यहाँ से कमाते हैं, हम यहाँ पर बैठ के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो उस देश के साथ हमारे को गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चौहान जी, बिल्कुल चौहान जी। चर्चा तो बड़ी है लेकिन समय की बाध्यता है, तो मैं चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी जुड़े, मन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद, केएस चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, साथ ही साथ के शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जब ये पूरा घटनाक्रम होता है, हृदय विदारक है, अमानवीय है, निंदनीय है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन उसके बाद जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि ये प्रतिबंध ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रभाव दिखाएंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में कहा है और जिस तेवर में कहा है, जो उनकी भाव भंगिमाएँ उसमें थी, जितने गुस्से में दिख रहे थे, तो लगता है आने वाले दिन में भारत के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है और भी। तो चलिए आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।